नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खबर मुंबई से, क्योंकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 7 किरदार का खुलासा हो चुका है, जिनमें से 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन 3 अब भी फरार है। इस सब के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और वो ये कि पुलिस को अब तक की जांच में यह पता चला कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था, ताकि शूटर का निशाना ना चूक पाए। मर्डर के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 टीमें वहां पर भेजी गई थी। एक टीम को मर्डर करना था, जबकि दूसरी टीम बैकअप में थी। अब मुंबई पुलिस लॉरेंस गैंग की वारदात करने की पूरी मॉडस ऑपरेंडी सामने ला रही है। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। दशहरे की रात शूटर शिव कुमार गौतम का निशाना चूक जाता तो क्या बाबा सिद्दीकी की जान बच जाती? अगर शिव कुमार गौतम गोली चलाने से पहले पकड़ लिया जाता तो क्या बाबा सिद्दीकी आज जिंदा होते? यह सवाल इसलिए क्योंकि दशहरे की रात शिव कुमार गौतम ने ही बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड गोली चलाई थी। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि शिव कुमार के साथ धर्मराज कश्यप ही नहीं था, बल्कि उनके बैकअप के लिए अलग से 2 लोगों की टीम थी, जिसका काम दोनों को वारदात के वक्त बैकअप देना था। इतना ही नहीं, अगर शिव कुमार का निशाना चूक जाता तो फायरिंग का जिम्मा दूसरी टीम को संभालना था। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के लिए लॉरेंस गैंग ने 2 टीम को जिम्मेदारी सौंपी थी। मकसद यही था कि कोई एक कत्ल करने से चूक जाए तो दूसरी टीम काम को अंजाम तक पहुंचा सके। पुलिस ने इसका खुलासा गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद किया है। पुलिस इस वारदात की एक-एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। जहां पर शूटआउट हुआ, यानी कि जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर और आसपास के परिसर के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण किया जा रहा है। फुटेज से पता चला कि ये शूटरों ने कई बार जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर की रेकी की थी, और वारदात वाले दिन भी ये आधे घंटे से ज्यादा से वक्त से बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे थे। फुटेज में देखा जा सकता है कि ये आराम से खा पी रहे थे, और जैसे ही बाबा सिद्दीकी दफ्तर से अपने घर के लिए निकलते हैं, शूटरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मुंबई पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि हत्या की साजिश इसी साल जुलाई में रची गई थी, और वारदात से करीब 1 महीने पहले ही शूटर्स मुंबई पहुंच गए थे, जो लगातार बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। मर्डर की पूरी साजिश को समझने से पहले आपको इस हत्याकांड से जुड़े 7 किरदार को समझना होगा। पहला किरदार शुभम लोनकर है, जो कि लॉरेंस गैंग का सदस्य है और अकोट महाराष्ट्र का रहने वाला है। दूसरा किरदार इसका भाई प्रवीण लोनकर है, ये भी लॉरेंस गैंग से जुड़ा है। तीसरा किरदार मोहम्मद जीशान अख्तर, जालंधर का रहने वाला जीशान लॉरेंस गैंग का शूटर है। चौथा किरदार हरीश कुमार निषाद। पांचवा किरदार शूटर धर्मराज कश्यप। छठा शूटर शिव कुमार गौतम, और 7वां किरदार कैथल का रहने वाला शूटर गुरमैल सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की साजिश रचने और फिर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। हत्याकांड की साजिश इसी साल जुलाई में बुनी गई थी, जिसे 12 अक्टूबर को अंजाम दिया गया। इसका खुलासा पुलिस की अभी तक की जांच में हुआ है, जिसके मुताबिक सबसे अहम किरदार शुभम लोनकर है, जिसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। बकौल पुलिस, शुभम लोनकर जेल में रहते हुए लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। शुभम के भाई प्रवीण लोनकर ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भूमिका निभाई। दरअसल लोनकर बंधुओं से जुलाई 2024 में लॉरेंस गैंग के मोहम्मद जीशान अख्तर ने संपर्क किया। जीशान अख्तर ने मुंबई में शूटर अरेंज करने को कहा था। इसके बाद लोनकर बंधुओं ने स्क्रैप दुकान चलाने वाले हरीश कुमार निषाद से संपर्क किया। हरीश निषाद की दुकान पर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम काम किया करते थे। दोनों हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। हरीश को लोनकर बंधुओं से 2 लाख रुपए एडवांस मिले। हरीश निषाद ने 50-50 हजार रुपए धर्मराज और शिव कुमार को एडवांस में दिए, और काम होने के बाद बड़ी रकम देने का वादा किया। पैसों के साथ शूटर्स को 2 मोबाइल फोन भी मुहैया कराए गए थे।
इतना ही नहीं, बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए आरोपियों को बाबा सिद्दीकी की फोटो दी गई और बताया गया कि यही टारगेट है। घटना से 25 दिन पहले घर और ऑफिस की रेकी भी की गई थी। आरोपी कई बार बिना हथियार के बाबा के घर भी गए थे। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग पुणे में की गई। शूटर गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर शूटिंग सीखी थी। ये लोग मुंबई में बिना मैगजीन के शूटिंग प्रैक्टिस करते थे। तीनों शूटर मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए के मकान पर रहते थे। इनके पास मुंबई में शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कोई खुली जगह नहीं थी, लिहाजा इसी किराए के मकान में ये ड्राई फायरिंग प्रैक्टिस यानी बिना मैगजीन के शूटिंग की प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि वारदात वाले दिन इनका मनोबल बना रहे। इसके साथ ही ये सोशल मीडिया पर बंदूक चलाने का ट्यूटोरियल वीडियो भी देखा करते थे। करीब 4 हफ्ते इन्होंने ये वीडियो का अभ्यास किया, इसकी स्टडी की और हथियार लोड अनलोड करना भी सीखा। पुलिस के जांच में पता चला है कि शिव कुमार गौतम अक्सर शादियों में फायरिंग करके गोली चलाने की प्रैक्टिस किया करता था, जबकि गिरफ्तार आरोपी धर्मराज कश्यप और गुरमैल बलजीत सिंह को शुरुआत में गोली चलाने की बेसिक ट्रेनिंग शिव कुमार ने दी थी। गुरमैल और धर्मराज कश्यप ने बाद में यूट्यूब से गोली चलाना सीखा और प्रैक्टिस करने लगे। पिस्टल को लोड और अनलोड करना यूट्यूब देखकर सीखा था। सब कुछ बीते 1 महीने में कुर्ला में रहने के दौरान सीखा था। हो सकता है वो दो टीम्स को बना के रखे, साइड में जिसे कहते हैं कि एक बी टीम होती है, वो भी बना के रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो और दूसरा ये भी है कि अब कहीं सफल होना बहुत ज़रूरी है, कहीं असफल ना हो जाए, नाकाम ना हो जाए कोई ऑपरेशन। ये भी बात को इंश्योर करते हैं, क्योंकि उनके ऑपरेशन की सक्सेस उनके नाम का एक बड़ा परचम लहराने वाली बात है कि देखिए लॉरेंस बिश्नोई में जेल में रहते हुए ये कांड करवा दिया है। मुंबई पुलिस प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि उसका भाई और लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य शुभम लोनकर अभी फरार है। पता चला है कि उसे आखिरी बार 24 सितंबर को पुणे में देखा गया था। दूसरी तरफ मंगलवार को मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बांद्रा में जिस जगह पर बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, उससे 200 मीटर दूर एक बैग मिला, जिसमें एक पिस्टल और आधार कार्ड मिला है। माना जा रहा है कि बैग में वही पिस्टल है जिससे गोली चलाई गई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर या फिर सुखदेव सिंह गोगा मडी मर्डर केस, लॉरेंस गैंग ने इन हत्याकांड की साजिश इस तरह से रची थी कि टारगेट के बचने का कोई चांस ही न रहे, जो इस बात की तस्दीक करता है कि लॉरेंस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी बाकी गैंग से अलग है। इसकी यूनिक मोडस ऑपरेंडी है, यानी कि जेल में अंदर रहते हुए अपनी डायरेक्शंस, अगर ये बातें सही हैं जो इन्होंने ऑन किए हैं, जितने भी मर्डर हैं या टारगेटेड मर्डर हैं या कोई और भी वारदातें हैं उनको ऑन किया है, तो उसमें इनकी यूनिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि जेल में रहते हुए अपने आदमियों को जो बाहर ऑपरेट करते हैं उन लोगों को डायरेक्शंस पास ऑन करता है और टारगेटिंग किलिंग करता है। यानी कि जो आदमी जिसको टारगेट बना लिया, इसकी हत्या करनी है, तो वहाँ पर उसको सबसे पहले अपने आदमियों के थ्रू उसकी रेकी करवाता है, डायरेक्शन देता है, अच्छे से अच्छे हथियार सप्लाई करता है। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि कोई चूक ना जाए किसी प्रकार से, और ख़ास तौर से वो ऑपरेट करते वक्त सर्विलेंस, आदमी की एक्टिविटीज़ कहाँ क्या जाता है, कौन कब कैसे जाता है, काफ़ी दिनों तक सर्विलेंस करने के बाद में वो किसी न किसी नतीजे में पहुँचते हैं और अपने मिशन में कामयाब होते हैं। जिस तरह से लॉरेंस गैंग ने मुंबई में दस्तक दी है, उसके बाद ये गैंग रुकता नहीं दिख रहा है। खबर है कि अब इस गैंग के निशाने पर एक कॉमेडियन है जिसकी सुरक्षा पुलिस ने बढ़ा दी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए लॉरेंस गैंग को मुंबई में पैर पसारने से रोकना है। अंकुश जायसवाल, मुंबई न्यूज़ 24। लॉरेंस गैंग बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से उभरा है। लॉरेंस का नेटवर्क देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुका है। बात चाहे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की हो या फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी की। जेल में बंद होते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई हाई प्रोफाइल मर्डर कराकर सनसनी फैलाए हुए। सवाल यही, कैसे लॉरेंस बिश्नोई इन तमाम वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है, उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, कैसे उसके गैंग का लगातार विस्तार हो रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 31-32 साल का ये नौजवान जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने को बेताब है।
यही वजह है कि इतनी उम्र में इसने ना जाने कितने लोगों के खून से अपने हाथ रंग लिए। आज इसका गैंग न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों तक फैल चुका है। मर्डर चाहे देश में कराना हो या फिर विदेश में, जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका है जिस पर शिकंजा कसना अब जांच एजेंसियों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। कुछ वक्त पहले जब एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी तब लॉरेंस के जुर्म के साम्राज्य का जिक्र किया गया था। एनआईए के मुताबिक कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन लॉरेंस ने अपने शातिर दिमाग और करीबी गोल्डी बरार के साथ गठजोड़ किया। दोनों ने मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। मौजूदा वक्त में लॉरेंस गैंग में 700 शूटर बताए जाते हैं, जिनमें से 300 शूटर पंजाब से जुड़े हुए हैं। बीते कुछ वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नॉर्थ इंडिया में सैकड़ों करोड़ों की वसूली की है। लॉरेंस गैंग वसूली की रकम को हवाला के जरिए विदेश में अपने गुर्गों तक पहुंचाता है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 11 राज्यों में लॉरेंस गैंग के गुर्गे एक्टिव हैं, जो हर तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इसके अलावा दुनिया के 6 देशों में लॉरेंस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, कनाडा, यूएई और रूस तक फैला हुआ है। लॉरेंस का गैंग लगातार बड़ा होता जा रहा है। इसकी वजह नौजवानों की भर्ती है। नौजवानों को कनाडा या उनके पसंद के मनचाहे देश में शिफ्ट कराने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है। इसमें 3 लोग नामजद हुए हैं, 3 लोगों को पता लगा है। इसमें 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के और 1 हरियाणा का है। और इन लोगों से जिस तरह की बात सामने आई है उससे इस गैंग ने इनको पहले जेल में रहते हुए इनको अपने गैंग में मिलाया और उनको मुंबई में बुला करके उनसे ये वारदात कराई है कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में। तो जहाँ तक इस बात की बात है कि क्या जेल में रहते हुए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर पाना संभव होता है लोगों के लिए, तो हाँ, पहले भी लोग करते रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसने अपने सहयोगियों और गुर्गों को इस तरह से जिम्मेदारी सौंपी है कि गैंग एक्टिव रहे और वारदात करने में कोई दिक्कत ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस ने सबको जिम्मेदारियां बांट रखी। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बरार के पास है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूएसए की कमान रोहित गोदारा के पास है। वही पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास है। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अपने गुर्गों को विदेश में शिफ्ट कर दिया था ताकि उन तक जांच एजेंसियां ना पहुंच पाएं। अब वही गुर्गे विदेश में इस गैंगस्टर के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लॉरेंस का गिरोह बड़ा होता जा रहा है और उसकी दहशत भी बढ़ती जा रही। अब सवाल ये कि पंजाब के एक छोटी से गांव में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? उसके जुर्म की दुनिया में एंट्री कैसे हुई? अब उसे समझिए। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तकरीबन 31 से 32 साल है। उसका जन्म पंजाब के फजिल्का के धत्तारा वाली गांव में हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बचपन में एकदम गोरा चिट्टा होने के चलते परिवार वालों ने
लाड़ में उन्हें लॉरेंस कहना शुरू किया था, जो बाद में उसके वास्तविक नाम से ज्यादा मशहूर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में सिपाही थे और नौकरी 1992 में शुरू की थी, लेकिन 5 साल बाद वीआरएस लेकर खेती करना शुरू कर दिया था। लॉरेंस ने पंजाब के अबोहर से 12वीं की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए 2010 में चंडीगढ़ पहुंच गया। लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से हुई। ये वही गोल्डी बरार है जो विदेश से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और एक तरह से गैंग को संभाल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पर कॉलेज के आखिरी दिनों में जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ वो कत्ल की कोशिश का था। तब स्टूडेंट राजनीति में हार का मुंह देखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के एक स्टूडेंट साथी ने छात्र नेता पर गोलियां चला दी। उसी समय लॉरेंस बिश्नोई का एफआईआर में नाम आया। साल 2011-12 का ये वाकया है। लॉरेंस बिश्नोई को साल 2014 में पहली बार राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया था। जब लॉरेंस पेशी के लिए पंजाब के मोहाली ले जाया जा रहा था तो वो पुलिस हिरासत से फरार हो गया। साल 2016 में लॉरेंस को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन लगातार वारदात करने की वजह से उसे जेल से ही बार बार गिरफ्तार भी किया जाता रहा। साल 2022 में लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने जेल से ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार किया था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। तब बिश्नोई गैंग ने इस बात का दावा किया था कि उन्होंने ही सिद्धू मूसेवाला को मारा है और मारकर बदला पूरा किया है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला विरोधी गैंग को सपोर्ट किया करता था। इन दिनों ये गैंगस्टर गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई पर सीआरपीसी की धारा 368(1) भी लगा दी थी, ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया ही ना जा सके। लॉरेंस बिश्नोई अगर साबरमती जेल में बंद है और वहाँ पर इसमें बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बारे में अगर ऑन किया है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने, तो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना में कोई बाधा आनी नहीं चाहिए। उसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि जेल अधिकारी उसको इंटरोगेट करने के लिए अलाउ करें पुलिस ऑफिसर्स को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको, या अगर नहीं करते हैं तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए। जिस केस जो केस है बाबा सिद्दीकी का केस जिस थाने में है, उस थाने की कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए कि हम उसको इंटरोगेट करना चाह रहे हैं और ये बाधा आ रही है। फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी जेल सुप्रीडेंट के लिए, साबरमती जेल सुप्रीडेंट के लिए, कि ये पुलिस ऑफिसर्स को इसके इंटरोगेट करने के लिए इजाजत दी जानी। यही वजह है कि अलग अलग अदालतों में चल रहे मुकदमों में उसकी अब पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। मुंबई से अंकुश जायसवाल और राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।